The Hindu editorial, 18th of September 2021. Act and Friction. A national commission is essential to make appointments to tribunals. तो जो ट्राइब्यूनल एक्ट है उसके बारे में बात हो रही है और उसके विषय में जो जो फ्रिक्शंस हैं उसके विषय में चर्चा हो रही है। एक राष्ट्रीय कमीशन की ज़रूरत है और ये मूलभूत ज़रूरत है नियुक्तियां करने के लिए ट्राइब्यूनल्स में। Recent developments have demonstrated the Union government's implacable determination to undermine the autonomy of the various tribunals in the country. हाल में जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने ये प्रदर्शित कर दिया है कि यूनियन सरकार ने तय कर लिया है कि वो विविध ट्राइब्यूनल्स के जो इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी है उसको ध्वस्त कर देगी। और ये जो उन्होंने तय किया है इस मामले में यूनियन गवर्नमेंट को समझाया भी नहीं जा सकता। यूनियन गवर्नमेंट इम्प्लिकेबल है, वो उसको प्लेकेट नहीं कर सकते, उसको खुश करके ठीक नहीं सुधार नहीं सकते हो आप। इस तरह का तय कर लिया है कि ट्राइब्यूनल्स की ऑटोनॉमी को ध्वस्त करना ही है, करना है। इट रिसेंटली गॉट पार्लियामेंट टू इनैक्ट द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट। हाल में यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट इनैक्ट करवा लिया, which contained provisions that had been struck down by the Supreme Court in an ordinance issued earlier. और इस एक्ट में ऐसे प्रावधान थे जो कि जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्ट्राइक डाउन कर दिए हैं, जो कि एक ऑर्डिनेंस में इशू किए गए थे पहले। अब उसको पार्लियामेंट से इनैक्ट करा लिया। After being sharply questioned by the Supreme Court on the unusual delay in filling up vacancies among judicial and administrative members, it released a set of appointments this week. बहुत शार्पली प्रश्न चिन्ह उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वैकेंसीज को भरने में असाधारण देरी हो रही है। जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की वैकेंसीज जो होती ट्राइब्यूनल्स में उनको भरने के में देरी हो रही है, तो उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन शार्पली उठाया तो यूनियन सरकार ने एक सेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स जो है नियुक्तियों की को रिलीज कर दिया इस हफ्ते में। The court found that there was cherry picking among the names chosen by the various selection committees. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो नाम सिलेक्शन कमिटीज के द्वारा चूज किए गए थे, सिलेक्शन की चयन समितियों के द्वारा चूज किए गए थे, उसमें मन मर्जी से उसमें जो मर्जी नाम उठा लिया गया है। Instead of exhausting the selection list put together by panels of judges and officials, the government had waded into the waiting list to exercise its choice. बजाय इसके कि वो जो सिलेक्शन लिस्ट को बनाया गया था, तैयार किया गया था एक जजेस और ऑफिशियल्स के पैनल्स के द्वारा, यानी जो जो पैनल बनाए जाते हैं लिस्ट बनाने के लिए, उसको पूरा ख़त्म करने के बजाय सरकार जो है पानी में घूमते हुए वो वेटिंग लिस्ट में घुस गई अपनी चॉइस एक्सरसाइज करने के लिए। In another development, the government cut short the tenure of the acting chairperson of the National Company Law Appellate Tribunal, Justice AIS Chima, by 10 days. और एक और घटना ये हुई है कि सरकार ने जो एक्टिंग चेयरपर्सन थे NCLAT के जस्टिस AIS चीमा, उनका कार्यकाल जो था 10 दिन कम कर दिया। Mr. Chima was set to deliver in some matters on which NCLAT had reserved judgment before retiring on September 20. मिस्टर चीमा सेट थे कि वो कुछ मैटर्स थे NCLAT के सामने, उसमें वो जजमेंट डिलीवर करने वाले थे और जजमेंट को उन्होंने रिजर्व भी कर लिया था कि और वो डिलीवर करने वाले थे जजमेंट्स को रिटायर होने से पहले सितंबर 20 को। तो इसमें चूंकि 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो जिस जिस दिन 62 साल का हो जाता है व्यक्ति उस दिन रिटायर हो जाता है।
The government's justification was that it was going by its latest law, under which the acting chairperson's 4 year tenure would end on September 10, and that Justice M. Venugopal had already been appointed in his place. सरकार ने जो अपना जस्टिफिकेशन दिया, जो कारण दिया, वो ये था कि वो बिल्कुल लेटेस्ट लॉ के हिसाब से चल रहा है, और जिसके अंतर्गत जो एक्टिंग चेयरपर्सन है उनका 4 साल का टेन्योर सितंबर 10 को ख़त्म हो जाता है, और जस्टिस एम वेणुगोपाल को पहले ही अपॉइंट नियुक्त किया जा चुका है उनकी जगह पे. However, a bench headed by the Chief Justice of India N.V. Ramanna was of the strong opinion that he should be allowed to complete his tenure, and even remarked that the court would not hesitate to stay the operation of the act on its own motion. लेकिन एक बेंच सुप्रीम कोर्ट की, जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एन वी रमन्ना, उन्होंने अपना मजबूत ओपिनियन दिया. वो इस मजबूत ओपिनियन के थे, इस विचारधारा के थे कि जस्टिस चीमा को अपना पूरा जो कार्यकाल है पूरा करने दिया जाए, और उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि कोर्ट जो है नहीं हिचकिचाएगा किसी भी ऐसे अधिनियम के ऑपरेशन को स्टे करने में अपने खुद के मोशन से, अपने आप से ही. Fortunately, the matter was resolved quickly, with the government backing down and agreeing that Justice Venugopal would go on leave until Justice Chima finished his stint on September 20. और ये किस्मत की बात है कि इस मैटर को जल्दी रिजॉल्व कर लिया गया, और सरकार पीछे हट गई और उसने स्वीकार कर लिया कि जस्टिस वेणुगोपाल छुट्टी पे चले जाएंगे जब तक कि जस्टिस चीमा जो है अपना जो स्टिंट है, यानी कि अपना जो कार्यकाल है, उसको सितंबर 20 को ख़त्म नहीं करते हैं. The issue of tribunals has been a source of considerable friction between the government and the court. सरकार और कोर्ट के बीच में ट्राइब्यूनल्स का जो मैटर है, ट्राइब्यूनल्स का जो मामला है, वो एक स्रोत रहा है काफ़ी फ्रिक्शन का. They have often disagreed on the eligibility criteria and the conditions of service, and a series of judgments have gone against the government. अक्सर सरकार और कोर्ट ने डिसएग्री किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे या कंडीशंस ऑफ सर्विस पे, और एक कई सारे कतार है जजमेंट्स की जो सरकार के खिलाफ गई है. Clauses introducing changes to the conditions of service of members of the various tribunals have often been subjected to judicial review. ऐसे क्लॉजेज जिसमें कि जो सेवा काल की जो शर्तें होती हैं उसमें बदलाव इंट्रोड्यूस किए गए थे, लाए गए थे मेंबर्स के लिए, ट्राइब्यूनल के मेंबर्स के लिए, उनको अक्सर कोर्ट में कोर्ट के द्वारा देखे जाने के अधीन अक्सर वो आए हैं, लाया गया है. Courts want to ensure that a reasonable tenure was available to the appointees and do not allow criteria related to age and experience to be used to undermine their independence. कोर्ट ये चाहते हैं कि सुनिश्चित किया जाए कि एक रीजनेबल टेन्योर होना चाहिए, वो उपलब्ध होना चाहिए जो भी नियुक्त किए जाते हैं उन लोगों को, और एज और अनुभव, उम्र और अनुभव जैसे जो क्राइटेरिया हैं, उससे संबंधित जो क्राइटेरिया हैं, उनको यूज़ करके, उनको इस्तेमाल करके किसी भी जज की स्वायत्ता को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए. Tribunals have always been seen as institutions that were a rung lower in independence as lower courts. Even though there is wide agreement that administrative tribunals are required for quicker and more focused adjudication of cases that require specialization and domain expertise. अक्सर ट्राइब्यूनल्स को ऐसे संस्थाओं के रूप में देखा गया है जो कि एक सीढ़ी नीचे हैं रेगुलर कोर्ट से अपने इंडिपेंडेंस में. हालांकि काफ़ी विस्तृत रूप से इस बारे में सबकी स्वीकृति है, सर्वसम्मति है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी ज़रूरत है, जिससे हम केसेस को जल्दी निपटवा सकें और ज़्यादा फोकस से उनको निपटवा सकें, क्योंकि उनमें जिन मामलों में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है और डोमेन एक्सपर्टीज़, यानी उस
जिस मामले का कोर्ट है उसके उसके विषय में एक्सपर्टीज उस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास होता है. As several laws now provide for such adjudicative bodies, the executive does have an interest in retaining some leverage over their members. क्योंकि बहुत सारी लॉज हैं, कई लॉज हैं जो कि ये प्रोवाइड कर रही हैं कि इस तरह की एडजुडिकेटिव बॉडी यानी जजमेंट देने वाली बॉडीज होनी चाहिए, जैसे ट्राइब्यूनल्स हैं. तो जो एग्जीक्यूटिव है हमारा, यानी जो क्रियान्वयन करता है लॉ का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट के. तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है उसका एक इंटरेस्ट होता है कि वो कुछ ना कुछ कंट्रोल मेंबर्स पे बनाए रखें. The Supreme Court has repeatedly called for the establishment of a National Tribunals Commission to make suitable appointments and evaluate the functioning of the tribunals. सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मांग की है कि एक नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बना दिया जाए, एस्टैब्लिश कर दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए, जिससे कि वो उपयुक्त अपॉइंटमेंट कर सके और अ, दूसरे ट्राइब्यूनल्स की फंक्शनिंग को का भी मूल्यांकन कर सके. If the government has been dragging its feet on this, it is only because there is a method to its maliciousness. अगर सरकार अपने पैरों को घसीट रही है इस मामले में, यानी धीरे चल रही है, तो ये केवल इसलिए है क्योंकि सरकार के सोच विचार की मुद्रा में रहने के पीछे कुछ एक मेथड है, एक तरीका है. कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार ऐसा दिख रही है, सोच विचार कर रही है, लेकिन सोच विचार की मुद्रा में इसलिए है सरकार धीरे धीरे चल रही है क्योंकि मेथड ये है कि सरकार अपना कंट्रोल बना के रखना चाहती है. सरकार अपना कंट्रोल कमीशन को नहीं देना चाहती. Editorial 2, stepping back. Kohli's decision to retain ODI captaincy while relinquishing T201 leadership is strange. पीछे हट जाना, कोहली का निर्णय कि वो वन डे इंटरनेशनल की कैप्टनसी को अपने पास रखेंगे, बनाए रखेंगे, जबकि वो T201 की लीडरशिप को छोड़ देंगे. ये निर्णय उनका बड़ा अजीब है. Captains have a shelf life and the player usually outlasts the leader within the individual. कैप्टन्स की जो लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ, यानी जितने टाइम तक वो एक अच्छे कैप्टन के रूप में काम कर सकते हैं, उनकी लाइफ एक सीमित लाइफ है. और कोई भी प्लेयर जो है वो ज़्यादा देर तक व्यक्ति प्लेयर रहता है और वो कम देर तक लीडर रह पाता है. यानी उस किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो लीडरशिप है, कि जितने देर तक लीडरशिप रहती है उससे ज़्यादा दिन तक वो प्लेयर बना रहता है. तो प्लेयर का कार्यकाल ज़्यादा होता है, लीडर का कार्यकाल कम होता है. तो कहने का मतलब कि कैप्टन जो है कुछ ही टाइम समय तक आदमी बन पाता है, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है. दिस इज ट्रू अक्रॉस स्पोर्ट एंड मोर सो इन क्रिकेट विद इट्स थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्मेट्स एंड द अटेंडेंट प्रेशर्स. और ये हर स्पोर्ट के लिए सही है और ख़ास तौर पे ये और भी ज़्यादा सही है क्रिकेट के लिए. और क्रिकेट जिसमें कि तीन अलग अलग फॉर्मेट्स हैं और उससे संबंधित प्रेशर भी होते हैं. Seen through that prism, it is remarkable that Virat Kohli had had such a long run at the helm since his appointment as Test captain following MS Dhoni's retirement from the longest format on the December 30, 2014. अगर इस प्रिज्म से, इस त्रिकोणीय शीशे से हम देखें तो ये बात काफ़ी काबिल तारीफ लगती है, यानी टिप्पणी योग्य लगती है कि विराट कोहली का इतना लंबा रन रहा है लीडर के रूप में, एट द हेल्म यानी चालक के रूप में. अपने नियुक्ति से, जब उनकी नियुक्ति टेस्ट कैप्टन के रूप में हुई थी, एम एस धोनी का जब रिटायरमेंट हुआ लंबे, सबसे लंबे फॉर्मेट में से यानी टेस्ट फॉर्मेट में से रिटायरमेंट हुआ दिसंबर 30, 2014 को. सिंस दैट डे इन मेलबर्न, कोहली, बोथ बैट्समैन, सुप्रीम एंड एग्रेसिव कैप्टन, हैज स्ट्रिवन हार्ड फॉर सक्सेस एंड बैलेंस. उस दिन से मेलबर्न में जो वो दिन था
जब इनको कैप्टनसी मिली, जब धोनी रिटायर हुए, तो कोहली जो कि एक बैट्समैन भी हैं और सुप्रीम बैट्समैन है, सबसे अच्छे बैट्समैन हैं और एक ज़ोरदार कैप्टन भी हैं, एक जोश वाले कैप्टन भी हैं। तो उन्होंने बड़ी बड़ी कठिनता से, बड़ी मेहनत से कोशिश की करते रहे हैं सफलता प्राप्त करने की और बैलेंस बना के रखने की। सब्सिक्वेंटली कोहली ऑल्सो हैड द रेन्स इन वन डे इंटरनेशनल्स, और बाद में कोहली के पास जो लगाम थी वो एक दिन वाले इंटरनेशनल्स के लिए भी आ गई थी और 2020 के लिए भी आ गई थी, शुरू के अर्ली 2017 से। He got prolific runs, beat in the test whites or in the blue shade, and he savored triumphs with his men, even if ICC silverware in limited overs cricket or in the World Test Championships proved elusive. वो बहुत ज़्यादा रन बनाने वाले थे, चाहे वो टेस्ट के वाइट कपड़े पहने हों या वो ब्लू शेड वाले कपड़े पहने हों 2020 वाले। और उन्होंने जीत की खुशी को खूब एंजॉय किया है अपने आदमियों के साथ। भले ही जो आईसीसी का जो सिल्वर की जो ट्रॉफी होती है, जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में मिलती है, या फिर जो वर्ल्ड टेस्ट की चैंपियनशिप है, ये साबित हुई उनसे थोड़ा दूर, उनके पकड़ में साबित नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी उन्होंने टेस्ट के रन्स बहुत ज़्यादा बनाए और जीतें भी बहुत हासिल की। He also leads Royal Challengers Bangalore in the Indian Premier League, which resumes in the United Arab Emirates on Sunday. वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी लीड कर रहे हैं आईपीएल में, जो कि फिर से शुरू हो रहा है, चालू हो रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में संडे को। Be it finalizing playing 11s, evolving strategies, having a word with the selectors, or addressing the media, captaincy throws up manifold challenges. कैप्टनसी बहुत सारी चुनौतियां उठा के रखती है, चाहे वो प्लेयर्स की 11 को फाइनलाइज करना हो, चाहे रणनीतियों को इवॉल्व करना हो, चाहे सिलेक्टर्स के साथ बात करनी हो या मीडिया को संबोधित करना हो। The pressure was immense, and Kohli took to social media and announced that he will step down from captaincy in T20s after the ICC 2020 World Cup concludes in the UAE this November. प्रेशर बहुत ज़्यादा था और कोहली ने सोशल मीडिया पे गए और उन्होंने घोषणा की कि वो अपनी जो कैप्टनसी है T20 की, उससे स्टेप डाउन कर देंगे आईसीसी वाली 2020 वर्ल्ड कप के बाद, जब खत्म हो जाता है यूएई में इस नवंबर को। Over the last few months, there was chatter about the Indian team's captaincy sweepstakes. पिछले कुछ महीनों में कुछ चर्चा चली रही है इंडियन टीम के कैप्टनसी के स्वीपस्टेक्स के बारे में, कि कौन इंडियन कैप्टनसी लेगा। जैसे स्वीप खेल होता है, उसमें स्टेक का खेल होता है कार्ड्स का, तो यहाँ यानी कि कौन कैप्टनसी को लेगा, इसके बारे में चर्चा रही है। And Kohli's move was not entirely a surprise, but what remains piquant is that he has not relinquished captaincy in one-day internationals. कोहली का जो मूव था वो पूरी तरह से चकित करने वाला नहीं था, क्योंकि चर्चा रही है। लेकिन जो चीज़ बड़ी परेशान करने वाली है वो ये है कि उन्होंने अपनी कैप्टनसी को, जो चुभ रही है चीज़ वो ये है कि कैप्टनसी को नहीं छोड़ा है ओडीआई में। Perhaps 2023 ICC World Cup in India is too massive a brand for Kohli to ignore. शायद 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप आने वाला है इंडिया में, वो इतना बड़ा ब्रांड है जो कोहली जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। Yet it leaves his successor in T20s, most likely Rohit Sharma, in an awkward position. लेकिन ये रोहित शर्मा को अजीबोगरीब पोजीशन में ले आता है जो कि चांस यही है कि रोहित शर्मा बनेंगे उसके उनके सक्सेसर। Captaincy is usually split between red ball and white ball cricket, but with Kohli preferring this nuanced choice of both Test and ODI leadership, he is only leaving the crumbs for the imminent captain in T20s. आमतौर पे कैप्टनसी को विभाजित कर दिया जाता है लाल बॉल और सफ़ेद बॉल वाले क्रिकेट में, लेकिन कोहली ने जैसे प्रेफर किया है कि इस बार एक नई टाइप की उन्होंने चॉइस दे दी है कि वो टेस्ट के भी कैप्टन रहेंगे और वनडे इंटरनेशनल के भी कैप्टन रहेंगे। तो उन्होंने केवल टुकड़े छोड़े हैं आने वाले कैप्टन के लिए T20s में। It is a fact that Rohit has led Mumbai Indians well in the IPL, guiding them to 5 titles.
ये तथ्य है कि रोहित ने मुंबई इंडियंस को अच्छा लीड किया है आईपीएल में, और उनको 5 टाइटल की तरफ गाइड किया। His relaxed demeanor is in contrast to Kohli's in-your-face aggression, but Rohit gets the work done both as a batsman and leader. उनका जो रिलैक्स तरीका है रोहित शर्मा का, वो कोहली के मतलब शक्ल पे जोश के मुकाबले में कॉन्ट्रास्ट में आता है। और रोहित अपना लेकिन रिलैक्स रहते हैं। लेकिन रोहित काम करके देते हैं, और बैट्समैन के रूप में भी और लीडर के रूप में भी। With his credentials as Test opener gaining a fresh glow in England, the Mumbaikar, always a splendid batsman in limited overs cricket, has grown in stature। और उनके जो टेस्ट ओपनर के रूप में क्रेडेंशियल्स जो थे, उन्होंने जो क्रेडिट प्राप्त कर लिया था, जो उनको वाहवाही प्राप्त थी, उसमें एक नई चमक आ गई थी इंग्लैंड में। और मुंबई के रहने वाले हैं रोहित शर्मा, ये हमेशा एक ज़बरदस्त बढ़िया एक बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं, स्प्लेंडेड बैट्समैन रहे हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। और समय के साथ वो उनका इम्पोर्टेंस, उनकी प्रतिभा, गरिमा उनकी बढ़ी है, उनका स्टेचर बढ़ा, उनकी इज्जत बढ़ी है। एट 34, रोहित इज नियरली 2 years older टू कोहली। 34 साल की उम्र में रोहित करीब करीब कोहली से 2 साल और बड़े हैं। बट फॉर नाउ ही इज प्राइम्ड फॉर गाइडिंग द ट्रांजिशन एंड हैज सीमिंगली एज पास द अदर कैंडिडेट अजिंक्य रहाणे इन टेस्ट। लेकिन अभी के लिए वो तैयार हैं इस बदलाव को गाइड करने के लिए। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो दूसरे जो कैंडिडेट हैं अजिंक्य रहाणे, टेस्ट मैचेस में उनसे आगे निकल गए। But that will happen only if Kohli decides to remain a pure batsman or the selectors intervene। लेकिन वो तभी होगा जब कोहली ये डिसाइड करेंगे कि वो एक प्योर बैट्समैन बने रहेंगे, या तब होगा जब सिलेक्टर्स बीच बचाव करेंगे। फॉर नाउ अ चेंज हाउएवर फीबल हैज बिगन इन टी20s। अभी के लिए एक चेंज, एक बदलाव, चाहे कितना भी कमजोर हो, लेकिन टी20s में वो टी 201s में वो बदलाव शुरू हो गया है।